किन्नौर को कुदरत का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहां भी नजर उठाओ, जहां तक भी नजर दौड़ाओ, आपको सिर्फ खूबसूरती ही नजर आती है। इस वक्त हम खड़े हैं किन्नौर के अति प्राचीन और बेहद खूबसूरत गांव कल्पा में, जहां पर भगवान भोलेनाथ के शीतकालीन प्रवास किन्नर कैलाश को भी साफ देखा जा सकता है। 5,000 से 8,000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा कबायली इलाका किन्नौर धरती पर स्वर्ग से कम नहीं लगता। कुदरत के दीवाने इसे बर्फ और झरनों की धरती के साथ खूबसूरती की खान तक कह देते हैं। यहाँ की खूबसूरती गजब की है। बादलों का आलिंगन करते देवदार, भोजपत्र और चिलगोजा के पेड़, संगीत गुनगुनाती सतलुज और आसमान छूते हिमशिखर इंसान को बस यहीं का होकर रह जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। किन्नौर एक कबायली इलाका है जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। कुछ इतिहासकारों के मत में अर्जुन ने जिस इम पुरुष नामक स्थान को जीता था वो किन्नौर ही था। कुछ विद्वानों की राय में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आखिरी समय यहीं गुजारा था। रिकांगपियो किन्नौर का जिला मुख्यालय है। रिकांगपियो के करीब ही कल्पा की प्राचीन बस्ती है जिसकी सुंदरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कल्पा बहुत सुंदर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कल्पा में ज्यादातर सेब का उत्पाद होता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा कई देशों से घूमने आते हैं यहाँ पर और किन्नर कैलाश देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। यहाँ पर सेब सबसे अधिक होती है। कल्पा के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यहाँ की तस्वीरें ही सारी कहानी खुद बयां कर देती हैं। यहाँ से भगवान शंकर के शीतकालीन प्रवास किन्नर कैलाश के अद्भुत दृश्य दिखलाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कल्पा की खूबसूरती को निहारने के लिए ही भगवान शंकर ने किन्नर कैलाश को अपना घर बनाया हो। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह यहाँ के लोग भी सुंदर हैं। किन्नौर की बालाएं फूलों से सुसज्जित अपनी परंपरागत टोपियां पहनती हैं। अपने शरीर को ये ऊनी कंबल से साड़ी की भांति लपेटे रखती हैं। इस ऊनी कंबल को स्थानीय भाषा में दोहड़ू कहा जाता है। किन्नौर के लोगों में मेहमानों के आदर सत्कार की भावना भी बहुत होती है। वहीं शॉल बुनने में यहाँ की युवतियों का कोई सानी नहीं है। उनकी बनाई शॉलों में प्रकृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं। दोड़ी और चादर, हाँ जी। यहाँ की ये लोकल वेशभूषा, हाँ जी, वेशभूषा है लोकल। क्या सर्दी नहीं लगती इसमें? नहीं लगती है। ये ऊन का बना होता है तो नहीं लगती है। क्या खुद ऊन काटते हैं, खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद बनाते हैं। ये जो मैंने ये चादर पहना है ये 2,500 के आसपास होगा और ये दोरी मैंने पहना है ये 4,000 के आसपास है। और जो अलग से होता है जो फुल डिजाइन होता है वो तो भी 25,000 तक भी होता है। पुरानी भारत तिब्बत सड़क पर बसा कल्पा किन्नौर का प्रारंभिक जिला मुख्यालय हुआ करता था। ये गांव शिमला से 260 किलोमीटर दूर है। हेरिटेज विलेज की तमाम खूबियां यहां देखी जा सकती हैं। लेकिन कंक्रीट कल्चर ने कल्पा की सुंदरता पर ग्रहण लगा दिया है। कल्पा को हेरिटेज विलेज घोषित करवाने के लिए दावे भी किए गए, लेकिन कंक्रीट के ये भवन सुनहरे इतिहास को सहेजने के आड़े आ गए। कल्पा में जो मकान निर्माण की शैली है वो भी बिल्कुल अलग है और आकर्षित करते हैं दूर से ही ये मकान। जिस मकान में हम इस वक्त खड़े हैं ये 1922 में बनाया गया था और पहले कुछ ऐसे ही मकान कल्पा में होते थे। यही वजह है कि यूनेस्को में इस विलेज को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करवाने का दावा भी किया गया था। लेकिन जैसे ही वक्त बदला तो यहाँ भी कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, कंक्रीट के मकान लोगों ने बनाने शुरू कर दिए गए हैं। यही वजह है कि कमजोर कुछ दावा पड़ गया हेरिटेज विलेज इसको घोषित करवाने के लिए। यहाँ जो पुराने मकान थे वो बिल्कुल भूकंप रोधी तकनीक से बने थे।
साथ ही ये मकान लोगों को सर्दी के हमले से भी बचाते थे। सर्दियों में जब पूरे कल्पा में बर्फ की चादर बिछ जाती है और तापमान माइनस से भी नीचे चला जाता है तो जिंदगी लगभग नर्क बन जाती है। पुराने जमाने में लकड़ी के बने ये मकान लोगों को प्रचंड सर्दी से लड़ने में मदद करते थे, लेकिन आजकल आधुनिकता की चकाचौंध में कंक्रीट कल्चर इस पुरानी विरासत को लीलता जा रहा है। आज दुनिया बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहती है जहां पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। दावे तो कई किए जाते हैं लेकिन भरोसा किसी को नहीं होता कि ये बिल्डिंग भूकंप झेल पाएगी या नहीं। लेकिन हम किन्नौर के एक आदिवासी गांव कल्पा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर मकानों का निर्माण किया जाता था। बिल्कुल भूकंप रोधी ये तकनीक है, जहां पर पत्थर लगाए जाते थे, फिर एक लकड़ी का स्लीपर लगाया जाता था। इस तरीके से इसको बनाया जाता था कि बड़े से बड़े भूकंप को भी ये इमारत झेल सकती थी। साथ ही मौसम के प्रभाव, जब मौसम का हमला होता था, बर्फ बहुत ज्यादा यहाँ पड़ जाती थी, तो भी ये मकान गर्मी का एहसास दिलाते थे अंदर रहने वाले लोगों को। पुरानी शैली की बात करें तो एक मकान बिल्कुल ठीक हमारे सामने है। इस पर लकड़ी के स्लीपर की बिल्कुल छत दी गई है और ऊपर मिट्टी डाली गई है ताकि जितनी भी बर्फ यहाँ पड़े उसको हटाया जा सकता है। और सर्दियों में अनाज सुखाने के काम में भी ये छत लाई जाती थी। किन्नौर में लोगों की जो जीवन शैली है वहाँ पशुपालन का काफी महत्व है, इसलिए जीवन का अधिकतर वक्त उन्हीं के साथ गुजरता है। साथ ही घर का एक भाग भी पशुओं के लिए समर्पित होता है। पशुशालाएं भी ऐसी बनाई जाती हैं जहाँ पर उन्हें सर्दी का एहसास न हो। ग्रामीण परिवेश में इंसान और पशुओं का चोली दामन का साथ होता है। दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा बड़ा मुश्किल होता है और एक दूसरे के बिना रहना असंभव सा लगता है। इस मकान को अगर हम देखें तो इसका जो पहला तल है वो इंसानों के रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके ठीक ऊपर ये पशुओं को समर्पित है। जो इसका फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं, इस पर पशुओं के लिए सर्दियों में सूखा घास रखने की व्यवस्था की गई है। किन्नौर की जीवन शैली में पशुपालन का भी काफी महत्व है। इसीलिए जब नवंबर के महीने में ठंड बहुत बढ़ जाती है, बर्फ गिर जाती है, तो इस तरह से पशुओं को कंबल से ढक के रखना पड़ता है। किन्नौर के सेब और सूखे मेवों के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन पत्थर की इन चट्टानों के बीच सूखे मेवे और सेब उगाने की जंग कितनी बड़ी है ये आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किन्नौर अपने फलों और सूखे मेवों के लिए जाना जाता है। सेब, खुमानी, चिलगोजा, अखरोट, बादाम, मटर और राजमा यहाँ की पहचान है। लेकिन इन्हें पैदा करना उतना ही मुश्किल है। किन्नौर कबायली जिला है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसे इस इलाके में समतल जमीन न के बराबर है। फिर भी लोगों ने हौसलों के हथियार से पहाड़ों के गुरूर को चूर चूर करके खेत बना डाले हैं और मिट्टी से सोना पैदा करके अपनी जिंदगी को समृद्ध बना डाला है। किन्नौर के फल और सूखे मेवे दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ का न्योजा हो, बादाम, अखरोट या खुमानी या फिर सेब जो दुनिया में मशहूर है। इसकी मिठास, इसको अपनी मिठास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसे उगाना कितना मुश्किल है ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पत्थरों की चट्टानें खड़ी कर करके ढलान पर खेत बनाए गए हैं और फिर उन पौधों को उगाया गया है, तब ये मीठा सोना लोगों तक पहुंचता है।
किन्नौर के लोगों की जिंदगी कितनी जद्दोजहद भरी है, हमारे रिकांग पीओ के सहयोगी अरुण इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। अरुण, क्या देखा है आपने, कैसे ये खेत बनते हैं और फिर सूखा मेवा कैसे देश की मंडियों तक पहुंचता है? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो जनजातीय इलाका है ये कहीं भी मैदानी क्षेत्रों की तरह मैदानी क्षेत्र कहीं नहीं है। यहाँ पे सारे ढलानदार क्षेत्र है। इन ढलानदारों को काट कर मिट्टी के डंगे लगा कर लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद इन खेतों में हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा दिए गए पौधे या प्राइवेट नर्सरी से खरीद कर पौधे लगाकर कम से कम 5 साल बाद इन सेब के पौधों में फसल लगना शुरू हो जाता है। बागवान को लगता है कि अब मेरा मेहनत रंग ला रहा है। उसके बाद बागवान नई ऊर्जा के साथ मेहनत करता है, तब जाकर जो किन्नौर का जो सेब है, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, चिलगोजा हो, उस चीज को तैयार करता है और देश के विभिन्न मंडियों तक ये पहुंचाते हैं और अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। किन्नौर के सूखे मेवों में चिलगोजा सबसे खास है। चिलगोजा किन्नौर की पहचान है क्योंकि ये दुनिया में अफगानिस्तान के बाद सिर्फ यहीं पाया जाता है। लेकिन अब लोग चिलगोजा पैदा करने में खास रुचि नहीं ले रहे। यही वजह है कि उत्पादन कम होने से चिलगोजा के दाम 400 रुपए प्रति किलो से 1400 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। नोजा, चितरा, कायल, दियार, इतने ही नोजे का पेड़ भी साथ साथ ही होता आया। तो आजकल लोग जो है खुद काम नहीं करना चाहते हैं, फसल कम होती जा रही है और पेड़ सूखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बर्फ भी कम पड़ रही है, बर्फबारी कम है, इस वजह से चिलगोजा भी कम है। पहले यहाँ पर आय का साधन था, चिलगोजा बेचकर यहाँ पर अपना गुजारा करते थे। फिर अब सेब है, चिलगोजा कम हो गया है। ये जितना बर्फ आएगा उतना इसका न्योजे का पैदावार ज्यादा है। जब बर्फ नहीं आने से पैदावार बहुत कम है। किन्नौर के लोगों का जिंदगी जीने का जज्बा हैरत में डाल देता है। यहाँ जिंदगी कदम दर कदम परीक्षा लेती है। लोगों का असली इम्तिहान सर्दियों में होता है, जब किन्नौर घाटी तकरीबन 6 महीने के लिए बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। किन्नौर के अधिकतर हिस्से देश दुनिया से कट जाते हैं। इन्हीं वादियों में ही उनकी सारी दुनिया सिमट कर रह जाती है। बर्फबारी के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क का हेलीकॉप्टर ही एकमात्र साधन रहता है। इसलिए सर्दियां शुरू होने से पहले राशन पानी से लेकर खाने पीने की तमाम चीजों का स्टॉक करके रखना पड़ता है। सर्दियों का मौसम से लड़ने के लिए बर्फ क्या बोलते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं एक बार, तो फिर राशन पानी सारा कुछ अंदर, फिर बर्फ पड़ने के बाद निकलना मुश्किल होता है। कैसे रहते हैं तो इतने दिन बर्फ में? अंदर ही आग जलाते हैं, अंदर बैठते हैं, जब धूप निकलेगा तब बाहर निकलते हैं। 15-15 फुट तक का रिकॉर्ड है जी। पहले क्या होता था, 12 महीने का राशन हम स्टोर करके बैठते थे। हर एक चीज अपने पास है, दवाई शुआई के लिए और खाने के लिए अनाज, फलों को सुखा करके रखते थे। कल्पा अपनी देव संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मेल मिलाप और भाईचारे की भावना का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देवता भी एक दूसरे से मिलने आते हैं। देवता के साथ गांव के लोग भी आते हैं, जहाँ उनकी खास मेहमान नवाजी होती है। किन्नौरी युवतियां मंदिर के अंदर आने वाले सभी लोगों को पारंपरिक वेशभूषा में चाय पिलाती हैं। जब तक देवता गांव में रहता है, साथ आए लोग भी स्थानीय लोगों के घरों में मेहमान की तरह रहते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास किसी से मिलने का कोई वक्त नहीं है। बड़े बड़े शहरों में लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों तक से मिलने का लोगों के पास समय नहीं रहता है। लेकिन कल्पा की प्राचीन संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ देवता भी एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हम विष्णु नारायण मंदिर में खड़े हैं कल्पा के, और यहाँ पर कुछ ही देर में पूनंग नारायण भगवान की सवारी आने वाली है, जिनसे मिलन की तैयारियां इस मंदिर में हो रही हैं। तो ये है कल्पा की समृद्ध संस्कृति। ये नजारा कल्पा के विष्णु नारायण मंदिर का है। जहां पर भगवान विष्णु नारायण का भगवान पूनंग नारायण से मिलन हो रहा है। जिस भाव के साथ यहाँ देव मिलन हो रहा है,
उससे यहाँ की देव संस्कृति की गहराई का पता चलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के मिलन समारोह में प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाता है। अगर मिलने आने वाला देवता बड़ा है तो मंदिर से बाहर जाकर गांव की सीमा पर उसकी अगवानी की जाती है। अगर देवता छोटा है तो वो खुद मिलने मंदिर के भीतर आता है और रात भर उत्सव चलता है। सारे गांव के लोग मंदिर में जमा होते हैं और खूब नाच गाना होता है। यहाँ टापरी के पास पूनंग गांव से पूनंग नारायण खुद विष्णु नारायण जी से मिलने आए हैं। वो इनसे छोटे देवता माने जाते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार वो खुद मंदिर तक आए हैं, जहाँ पर गले मिलकर और नाच गाकर विष्णु नारायण उनका स्वागत कर रहे हैं। लोगों ने देवताओं की पालकियां उठा रखी हैं, लेकिन ये देवता चलते अपनी मर्जी से हैं। वो खुद ही अपना रास्ता तय करते हैं। जहाँ देवता की इच्छा होती है, पालकी उठाने वालों को उसी तरफ चलना पड़ता है। देवता के साथ यहाँ पूनंग गांव के लोग भी साथ आए हैं। जब तक देवता यहाँ रहेंगे, सभी लोग भी साथ रहेंगे और कल्पा के लोगों के मेहमान होंगे। यहाँ पर देवी भगवती जी का शासन काल था। राक्षसों के टाइम में देवी जी का यहाँ युद्ध हुआ था, जिस कारण देवी जी को उसमें कुछ मुकाबला करने के लिए दूसरे देवी के देवताओं का सहायता की जरूरत पड़ी। देवी जी के शासन काल को इस नारायण जी के नेतृत्व में उनको संभाला और देवी जी कोठी गांव चली गई। तत्पश्चात हमारे गांव में विष्णु जी और नारायण जी का राज कायम है और यहाँ पर लगभग 550 जमींदार हैं और 5000 के करीब आबादी है। उनके ऊपर इनकी दया दृष्टि है। आज देवता साहब का जो मिलन है ना, उसका नारायण साहब का बाजी है। टपरी से आगे गांव है, वहाँ से मिलने को अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे कल्पा से सीधे किन्नर कैलाश। कल्पा आने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप भगवान शंकर की शरण में आ गए हों। नजरें शिवधाम को ही टकटकी लगाकर निहारते रहना चाहती हैं। प्राचीन बस्ती कल्पा और शिव का धाम किन्नर कैलाश भी एक दूसरे को निहारते हुए से नजर आते हैं। किन्नर कैलाश पर्वत पर समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस स्थान को भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। देश भर के लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। किन्नर कैलाश पर्वत पर शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। कभी ये सफेद दिखता है, कभी लाल, तो कभी काला हो जाता है। किन्नर कैलाश भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए आस्था का बहुत बड़ा स्थल। कल्पा गांव के लोग जब सोकर उठते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ यानी किन्नर कैलाश के। आप सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी नंदलाल वर्मा से आग्रह करूंगा कि यहां से आपको किन्नर कैलाश यानी शिवलिंग दिखाने की वो कोशिश करें।
दो पहाड़ियों के ठीक बीच में एक सफेद चीज आपको दिखाई दे रही होगी। यही किन्नर कैलाश है, यही शिवलिंग है, यही भगवान भोलेनाथ का शीतकालीन प्रवास है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये दिन में कई बार रंग बदलता है। इस वक्त आपको ये सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है ये सफेद से लाल होना शुरू हो जाता है और फिर इसका स्वरूप जो है वो एकदम काला हो जाता है। इनके नाम से इनको मानते हुए, इनको भगवान मानते हुए इनके बाहर से परिक्रमा करते हैं। शिवलिंग रंग ऐसा बदलता है, कभी लाली पर होता है, कभी सफेद पर होता है, कभी काला सा भी होता है। लोग जो है बड़े मानते हैं ये। हमारे यहाँ देवी देवता भी जो है अपने पूजन से पहले ही कैलाश जी का पूजन करते हैं। हम लोग सवेरे उनके दर्शन करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ संपन्न सुख तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन काल में एक ही बार ये यात्रा करने की हिम्मत जुटा पाता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ का धाम किन्नर कैलाश शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। मेरे सहयोगी अरुण नेगी इस वक्त मेरे साथ हैं। अरुण, क्या है किन्नर कैलाश यात्रा और किन्नर कैलाश के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? जी, जो किन्नर कैलाश की जो ऊंचाई है वो करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये शिव भक्तों के साथ साथ किन्नौर के जो बौद्ध धर्म की जो मान्यता वाले लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। लोग प्रति वर्ष वहां मई से लेकर इस किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जो एक प्रशासन की ओर से औपचारिक तौर पे जो यात्रा होती है वो अगस्त 10 से लेकर 12 तक चलती है। विडंबना यह है कि जो किन्नर कैलाश की जो रास्ते हैं वो कई जगह इतने कठिन है। प्रशासन हर वर्ष दावे करती है कि हम इन रास्तों को ठीक करेंगे, लेकिन आज भी प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, जिस कारण पिछले वर्ष एक शिव भक्त की भी इस यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है। सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ों के बीच में उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा यहाँ से बहुत सुंदर लगती है। कल्पा में 2 प्राचीन बौद्ध मंदिर बने हुए हैं जिनकी भव्यता बौद्ध धर्म की महानता की खुद व्याख्या करती है। यहाँ हिंदू और बौद्ध 2 धर्मों का मधुर संगम भी देखने को मिलता है। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो कल्पा में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या यहाँ 1% से भी कम है, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक मान्यताओं को यहाँ के हिंदू लोग भी काफी मानते हैं। यही वजह है कि चौराहों पर इस तरह के मंदिर भगवान बुद्ध के यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जो भी कोई लोग गुजरता है, यहाँ से हाथ, इन पिलर्स को हाथ मारते हुए लोग जाते हैं। उनका मानना है कि इससे पाप कम हो जाते हैं। ये धार्मिक उसके लिए लगाया हुआ ये जैसा पुराने समय से चलते आया है। इसको घुमाने से ये पाप जो खत्म होता है बोलते हैं। दरअसल घूमने वाले इन गोल गोल पिलर्स पर मंत्र लिखे होते हैं। यही नहीं, इनके अंदर भी मंत्र लिख कर डाले गए होते हैं। जब भी आप इन पर हाथ मारते हैं तो माना यह जाता है कि आपके हाथों से भी इन मंत्रों का जाप हो गया। शायद इसीलिए लोग कहते होंगे कि इन्हें घुमाने से पाप कम होते हैं। हम इस वक्त कल्पा के बौद्ध मंदिर में हैं। यहाँ भी ये स्तंभ लगे हैं और यहाँ भी लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले इन्हें घुमाना नहीं भूलते। इनको घुमाया जाता है। एक मान्यता है कि इससे पाप कम होता है। प्राचीन बस्ती कल्पा अपने अंदर कई रंग और रहस्य समेटे हुए है। कुदरत के चाहने वालों के लिए यह खूबसूरत पर्यटन स्थल है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए जन्नत का दरवाजा है। तो धर्म, संस्कृति और पुरातन सभ्यताओं पर शोध करने वालों के लिए ये किसी किताब की तरह है। कल्पा एक बस्ती नहीं, कुदरत का करिश्मा है। कल्पा वाकई में गजब की जगह है। यहाँ खूबसूरत नजारे तो हैं ही, लेकिन साथ ही
खूबसूरत हैं यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उससे भी ज्यादा उनका जिंदगी जीने का जज्बा। तो मेरी यही सलाह है कि जब भी आप किन्नौर आएं तो कल्पा जरूर आएं। नंदलाल वर्मा, दीपक राणा और मेरे सहयोगी अरुण नेगी के साथ चमन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।